वेलकम एवरीबॉडी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन एंड कल जो हमारा पार्ट रह गया था वहीं से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के हमारे लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो एक दूसरे के वेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जहां हमारा ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड वही ऑक्सीजन जो कि आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एज एक्सक्रीटरी मटेरियल निकला था, वो आपका यूटिलाइज होता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये दोनों ही प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनलीज के अंदर साइमल्टेनियसली चलती रहती है। फोटोसिंथेसिस इट इज स्पेसिफाइड टू द क्लोरोप्लास्ट रीजन, और उसमें भी कहा आपके थायलाकोइड में, आपके स्ट्रोमा रीजन के अंदर, है ना। और एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज स्पेसिफाइड टू द माइटोकॉन्ड्रियल रीजन। सो वी कवर दैट पोर्शन। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रिएक्शंस, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारी दो फेज आती हैं। एक होता है हमारा फोटोकेमिकल फेज और एक होता है हमारा बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर सकती हूँ कि मैं फोटोसिंथेसिस को हम फोटोसिंथेसिस को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट, और ये टू पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट वन इज योर लाइट रिएक्शन, सेकेंड वन इज योर डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है उसे, क्योंकि वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो हम उस रिएक्शन को कह देते हैं फोटोकेमिकल फेज। इसी फेज को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहने का रीजन ये है क्योंकि ये जो रिएक्शन आपकी होने वाली है ये लाइट फेज में होने वाली है, और इसी को हम लोग हिल रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि जो हमारा सेकंड फेज होता है उसे हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क फेज। ठीक है, सो आई कैन राइट डाउन हियर बायोसिंथेटिक फेज। इसी बायोसिंथेटिक फेज को हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और इसी डार्क रिएक्शन के अंदर हमारी एक रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। राइट, सो व्हाट वी हैव कवर्ड कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा फोटोकेमिकल फेज होता है, सेकेंड वन इज द बायोसिंथेटिक फेज। नाम से समझ आ रहा है कि फोटोकेमिकल फेज यानी कि एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, हिल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था। हिल रिएक्शन का मतलब होता है जब पानी का आपका ब्रेक डाउन होता है। वी विल कवर दैट पोर्शन, बट एक ब्रीफ आउटलाइन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। बायोसिंथेटिक फेज को अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करोगे तो बायोसिंथेटिक मतलब बायोसिंथेटिक हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका ऐसा सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंथेसिस होने वाला है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे दो यहाँ पे स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप लाइट को यूटिलाइज कर रहे हो। देखो नाम में मैंने आपको समझा था फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है। तो पहला तो लाइट डिपेंडेंट ऑफ कोर्स होगा क्योंकि इसमें फोटो वर्ड आ रहा है। दूसरा हमारा स्टेप होगा जहां पे हम कुछ सिंथेसाइज करेंगे। क्या सिंथेसाइज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि हमारा जो यहाँ पे सिंथेसाइज होने वाला है दैट इज CH2ON। ठीक है, ये CH2ON हमारा यहाँ पे CnH2ON हम लोग इसे कह सकते हैं, ये हमारा सिंथेसाइज होने वाला है। ठीक है, यस ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोटोकेमिकल वाली फेज जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए भी मैंने कहा था कि अगर हम फोटोकेमिकल फेज को डिवाइड करना चाहे तो हम फोटोकेमिकल फेज को डिवाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे मेनली तीन पार्ट होते हैं, और वो तीन पार्ट हमारे कौन से हैं? आई कैन राइट डाउन दैट पार्ट हियर। ठीक है, तो ये तीन पार्ट आपके यहां से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। अब सबसे पहली चीज तो यही होने वाली है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पूरी प्रोसेस के टाइम पे वो जो हमारी जो रिएक्शन है ना फोटोसिंथेसिस की, दैट इज CO2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, एंड देन उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट
एंड क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर ये प्रोसेस हमारी होने वाली है और हमें क्या मिलने वाला है, CH2O प्लस में हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, प्लस में हमारी ऑक्सीजन निकल जाएगी। इस पूरी रिएक्शन को आपको याद में रखना है। तो सबसे पहले में क्या चाहिए, हमें लाइट चाहिए ना, लाइट तो चाहिए साइड तो हमारी ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर ही सारी रिएक्शन होने वाली, तो सबसे पहले में क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन करेगा हमारा पिगमेंट करेगा, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप था दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। आई कैन राइट डाउन इट हियर, दिस वन इज द ए पार्ट, दिस वन इज द सेकंड पार्ट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये मैं आपको लास्ट लेसन के अंदर भी समझा चुकी हूं। थर्ड जो हमारा पार्ट होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। आपको ये पूछे कि ये इंटरमीडिएट कौन से हैं, तो ये हमारे जो इंटरमीडिएट है दीज आर, यस, तो ये जो हमारे इंटरमीडिएट है, ठीक है, कौन से हमारी इंटरमीडिएट, NADPH ATP मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारे दो है और एक हमारा NADPH2, राइट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर मैंने आपको एक रिएक्शन कल बताई थी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर हमारे वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ये जो वाटर का स्प्लिटिंग होने वाला है क्लोरोफिल के अंदर ही होता है और ये अगेन आपका लाइट का प्रेजेंस के अंदर होता है, तो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारे स्प्लिटिंग के बाद हमें क्या मिल जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस में हमें 4 H पॉजिटिव आयन मिल जाते हैं। ये H पॉजिटिव आयन ही हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन भी होने वाला है और ऑक्सीडेशन भी होने वाला है। तो उसके लिए हमें H पॉजिटिव आयन की जरूरत तो है ही, है ना, और और यही वाटर के स्प्लिटिंग से हमें H पॉजिटिव आयन मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हिल रिएक्शन और इसी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड हमारे लाइट रिएक्शन का नाम होता है दैट इज हिल रिएक्शन। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यस हिल रिएक्शन हमारी क्या होती है। लाइट एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमारे जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल के अंदर कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था जो पिगमेंट सिस्टम 1 है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हम इसके अंदर हमारा जो सेंटर होता है रिएक्शन सेंटर दैट इज 700 नैनोमीटर का होता है हमारा, यानी कि जो वेवलेंथ ये अब्सॉर्ब करेगा वो 700 नैनोमीटर की होगी। PS सेकेंड के लिए हमने कहा था कि ये जो पिगमेंट सिस्टम है इसका रिएक्शन सेंटर होता है 680 का, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने इसकी लोकेशन आपको बताई थी कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो हमारा कहां पे प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 जो कि हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कंडक्ट कराता है, ये नॉन एप्रस पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलाकोइड या स्ट्रोमा थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। जो फोटो सिस्टम 2 है ये आपका कहां पे प्रेजेंट होगा, जो कि ये आपके एप्रस पार्ट ऑफ थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को इतनी चीज तो समझ में आई है, लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करेंगे, फोटो सिस्टम करेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, कैसे होगा, लाइट एब्जॉर्ब करी, जैसे लाइट एब्जॉर्ब हुई वाटर जो कि हमारी सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, है ना, हमारी जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर वाटर हमारे पास अवेलेबल था। अब जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया फोटो सिस्टम 1 ने वैसे ही, और ये लाइट एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये लाइट एब्जॉर्प्शन होगा ऐसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट का एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है कि बहुत सारे रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही आपका लाइट इनके ऊपर पड़ता है या कहें कि फोटोन आता है वैसे ही हमारे रिएक्शन सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, और ऐसे ही हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाटर हमारा जहां पे वाटर की स्प्लिटिंग होने वाली है ना, कुछ इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे प्रोसेस कंडक्ट होता है, ठीक है। तो 2 पार्ट हमारे कवर हो गए, पहला हमारा लाइट एब्जॉर्प्शन वाला हो गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको समझा दिया था। अब हमारा हम शुरू करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट NADPH ATP और आपका NADPH2, ठीक है। अच्छा, पहले हम इस वाले पार्ट को भी खत्म कर देते हैं कि बायोसिंथेटिक फेज के अंदर भी हम लोग क्या एक्चुअली स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बायोसिंथेटिक फेज में आपका सिंथेसिस होता है, तो बायोसिंथेटिक फेज के अंदर सिंथेसाइज कैसे होगा उसके लिए पूरी एक साइकिल चलेगी, ठीक है।
और ये जो साइकिल चलेगी ये कहां पे चलेगी, इसका लोकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लोकेशन होगा इसका लोकेशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज, कौन सा होगा लोकेशन हमारा बायोसिंथेटिक फेज का, दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा, और हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। राइट, इसका अगर हम फोटोकेमिकल का अगर लोकेशन करें तो फोटो केमिकल फेज जो होती है ये हमारी थाइलोकॉइड के अंदर होती है, या हम कह सकते हैं ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, सो आई कैन राइट डाउन हियर थाइलोकॉइड और ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि बायोसिंथेटिक फेज जो कि हमारा स्ट्रोमा में होने वाला है। अब आपसे कोई पूछे ना कि स्ट्रोमा में एक्चुअली क्यों होता है, फोटोकेमिकल फेज और बायोसिंथेटिक फेज की लोकेशन अलग अलग इसलिए होती है कि फोटोकेमिकल फेज के लिए हमें लाइट चाहिए, और अगर हमें लाइट चाहिए तो हमें उसी जगह पे उस रिएक्शन को कंडक्ट कराना पड़ेगा जहां पे लाइट आ सकती है। इसीलिए तो वो थाइलोकॉइड रीजन में होती है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो आपके थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। बायोसिंथेटिक फेज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, पहली चीज। इसलिए जरूरी नहीं है कि भाई ये आपके थाइलोकॉइड रीजन के अंदर हो, क्योंकि हमें तो लाइट चाहिए नहीं, ये प्रोसेस आपकी डार्क के अंदर कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो लोकेशन हो जाता है वो स्ट्रोमा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ये एंजाइम के ऊपर बेस्ड रिएक्शन है, इसलिए जो एंजाइम्स इसे चाहिए वो स्ट्रोमा में मिलेंगे, और स्ट्रोमा में मिलेंगे, इसीलिए इसका साइट ऑफ लोकेशन कहां होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि बायोसिंथेटिक फेज के अंदर जो हमारी साइकिल चलती है उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए, एक नॉर्मल अगर आपका प्लांट है ना, क्योंकि देखो बायोसिंथेटिक फेज का मेन काम होता है कार्बन फिक्सेशन का, कि यहाँ पे जो मेन काम होगा उसमें आपका होगा कि कार्बन को फिक्स करना है। ठीक है जी, कार्बन को फिक्स करने के लिए ऑब्वियसली बात है कोई साइकिल यहाँ पे चलेगी, तो जो कार्बन फिक्सेशन के लिए साइकिल चलती है वो हमारी साइकिल होती है C3 साइकिल, जिसे हम कहते हैं C3 पाथवे। इस पूरी साइकिल को भी हम लोग कवर करेंगे एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको फोटोसिंथेसिस का एक आउटलाइन बता रही हूँ, फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग सारी साइकिल्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले मेल्विन कैल्विन थे, इस वजह से हमने इसका नाम कैल्विन साइकिल भी रख दिया। ठीक है, C3 के अलावा हमारे कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जिनके अंदर C4 साइकिल भी होती है। ठीक है, C3 तो ऑफ कोर्स होती है उनमें, लेकिन उनमें C4 साइकिल भी होती है, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं जिनमें C2 साइकिल भी होती है। तो बायोसिंथेटिक फेज के अंदर हमारा मेन जो है वो C3 साइकिल है, बट कुछ एक हमारे स्पेसिफिक प्लांट है जिन्होंने हम लोग कह सकते हैं अडेप्ट किया हुआ है, तो वहां पे C4 साइकिल भी चलती है C3 के साथ में, और C2 साइकिल जब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाता है, तब C2 साइकिल हमारी कंडक्ट होती है, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। सो हम लोग ये सारी रिएक्शन को वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, अभी हमने एक आउटलाइन समझ लिया है कि हमारे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या चीजें होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट कैसे होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या कराना है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कराना है, क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन के बाद ही हमारी ये केमिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैसे होगी, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि हम थर्ड पार्ट में चले और हमें यहां पे अब क्या कराना है, फोटो फॉस्फोरिलेशन कराना है। ठीक है जी, फोटो फॉस्फोरिलेशन जो कि अगेन दो टाइप से होता है, इसमें भी हमारे दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट कौन से होते हैं, एक होता है हमारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, और एक होता है हमारा साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक जिसके लिए हमने पहले ही बात करी थी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जो फोटो सिस्टम हमारा स्पेसिफाइड है दैट इज फोटो सिस्टम सेकेंड।
ठीक है। साइक्लिक के लिए जो फोटो सिस्टम हमारा स्पेसिफाइड है दैट इज फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 जिसके लिए आप याद रखोगे कि उसका रिएक्शन सेंटर कितनी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है 700 को, और यहाँ पे 680 नैनोमीटर। लोकेशन आपको याद रखनी है ना। अब हम हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब मैं इससे पहले आपको बता दूं फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होगा। फोटो का मतलब तो सिंपल सा है, क्लियर है कि फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि ये जो फॉस्फोरिलेशन होने वाला है ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक है जी। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, देखिए आपकी सेल के अंदर ना एडीपी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडीपी प्रेजेंट है, लेकिन इस एडीपी को एनर्जी करेंसी यानी कि एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए इसके पास एक और एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि एडीपी के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है जी। एटीपी के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो जब तक ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा ना, ये आपका एनर्जी करेंसी यानी कि हम कह सकते हैं हमारा वो नहीं बन सकता, एक केमिकल इंटरमीडिएट नहीं बन सकता, बिकॉज एटीपी ही हमारी बॉडी की, हमारी सेल की एनर्जी होती है ना। तो इस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, फॉस्फोरिलेशन से। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो इस रिएक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकती हूं जब एडीपी के अंदर हमारा एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, और ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से ऐड होगा, इस फॉस्फेट से ऐड होगा, ठीक है। और ये रिएक्शन भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी तो हमने कहा फोटोफॉस्फोरिलेशन, है ना। इसलिए ये लाइट के प्रेजेंस में होगी, और मेनली जो पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा दैट इज क्लोरोफिल ए पिगमेंट, और उससे हमारी क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हमने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिवाइड कर दिया, उसके लिए जो हमारी रिएक्शन है दैट इज दिस वन इज। और ये आपको याद रखनी है, जैसे आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को याद रखते हो ना, आपको इस रिएक्शन को भी याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये रिएक्शन पता है ना तो आप ये समझ लो कि हमें इन द लास्ट एडीपी से एटीपी बनाना है, और उसके लिए ही हम ये सारा तामझाम कर रहे हैं कि हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करा रहे हैं, हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करा रहे हैं, है ना जी। तो आपको बस ये रिएक्शन सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब हम देखिए हमें क्या करना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कराना है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा NADPH2, साथ ही साथ हमें मिलेगा ATP, ठीक है जी। हमें 2 चीजें यहां से मिलने वाली है इस रिएक्शन से। अब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं कि इस रिएक्शन में किस तरीके से आपका कंडक्शन होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमने कहा, इतनी बातें तो हमें क्लियर है कि हमें क्या बनाना है, एंड प्रोडक्ट। हमारा एंड प्रोडक्ट होना चाहिए NADPH2 और ATP। हमारे पास रिएक्शन सेंटर भी है फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा फोटो सिस्टम सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा फोटो सिस्टम सेकंड है, ठीक है। यहां से जैसे ही हमारी लाइट आती है, लाइट आई, सपोज ये हमारी लाइट है, इस लाइट के आते के साथ ही, और ये लाइट अप्रोक्सीमेट आती है हमारी 637 नैनोमीटर की हमारी लाइट होती है जिसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसने एब्जॉर्ब किया, नॉट 673, एक्चुअली इट इज यस 673 नैनोमीटर, राइट। इतनी वेवलेंथ की आपकी लाइट आई, फोटो सिस्टम सेकंड ने उसको एब्जॉर्ब किया। ऑब्जॉर्व करने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आए कहां से, तो देखिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा था, लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, सबसे पहले हमारा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको डिनोट करते हुए चलती हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, लाइट का एब्जॉर्प्शन। अब हमें सेकेंड स्टेप कंडक्ट करना है। सेकेंड स्टेप यानी कि हमें करना है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगी तब, उससे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, तो हम वाटर का स्प्लिटिंग कर लेते हैं। वाटर हमें कहां से मिलेगा, वाटर हमारा ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मैग्नीज की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो हम यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्शन को राइट डाउन कर लेती हूँ कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, और आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होने के बाद हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है, प्लस में हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर लिया, और हमें एक वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट करने से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर लिए, क्योंकि जब ये आपका जंप करने वाला है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर लिए, यहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे मिल गए, ठीक है जी, बिल्कुल मिल गए। और यहीं से हमारा ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटेरियल निकल गया,
जो कि आपकी जो सेल है वो इवॉल्व कर देती है। प्लस में हमें वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से हमारा एक निकल जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये आपका मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मैग्नीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके लिए एक और आयन चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन। ये चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज इन छोटे छोटे पार्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि जब हिल रिएक्शन कंडक्ट होती है तो उस टाइम पे कौन सा आयन चाहिए होता है, तो आप बता सकते हो कि मैग्नीज चाहिए होता है और क्लोराइड आयन चाहिए होता है। ठीक है, तो आगे की हम प्रोसेस टू करते हैं। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका लोअर ऑर्बिटल से आपका हायर ऑर्बिटल के अंदर जंप करता है। ठीक है, जैसे उसने एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, वो एक्साइट हुआ, वो हायर ऑर्बिटल में चला गया। अब उसे एक और इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आता है दैट इज प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है, प्लास्टोक्यूनिन ने इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर लिया, रिसीव कर लिया एक्चुअली। यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम के पास। ठीक है, और साइटोक्रोम कौन सा, B6 हमारा साइटोक्रोम, इसके पास हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, यहां से जाने के बाद अब इसका जो नेक्स्ट अडेप्टर होगा दैट वन इज साइटोक्रोम F। ठीक है, साइटोक्रोम F के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन के बाद इसका जो नेक्स्ट अडेप्टर होता है दैट इज फोटोसिस्टम 1। ठीक है जी, इतना स्टेप आप याद रखोगे। देखिए, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें हमारे दोनों ही रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व होते हैं, हमारा फोटोसिस्टम सेकंड भी और फोटोसिस्टम 1 भी। फोटोसिस्टम सेकंड की आपकी जो रिएक्शन चलती है वो आपका कुछ एक जेड शेप बना लेती है, इसलिए इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। जेड स्कीम भी बोलते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इसका शेप आपका जेड बन जाता है। देखो अभी हमारा आधा जेड कंप्लीट हो चुका है, बाकी के जेड को कंप्लीट कर लेते हैं। फोटोसिस्टम 1 के पास जाने के पास आपका इलेक्ट्रॉन अगेन यहां से कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, फिर से वो एक्साइट होगा, और जैसे वो एक्साइट होगा अब जो हमारा एडेप्टर होगा दैट इज FRS। ठीक है, यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और यहां से फिर आपका जाता है लास्ट हमारा होगा फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन के बाद अब हमारा यहाँ पे क्या बनने वाला है, हमारे केमिकल इंटरमीडिएट बनने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट की है। ठीक है, NADP से हमें क्या मिल जाएगा, NADPH2। ठीक है जी, तो यहां से आपके लिए आपकी नॉन साइक्लिक रिएक्शन खत्म हो गई, यानी कि ये हमारा एक दिक्कत देख रहे हो, ये जेड बन रहा है, आपका एक जेड बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जेड स्की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी समझना हो जाए। PQ का मतलब प्लास्टोक्यूनिन होता है। ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किस सीक्वेंस के अंदर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी, इस सीक्वेंस के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए आपके फोटोफॉस्फोरिलेशन के टाइम पे कौन सा आपका अडेप्टर काम करेगा। आपसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का सीक्वेंस पूछ सकता है, आपसे साइक्लिक का सीक्वेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस चीज को याद रखें। PC इज प्लास्टोसाइनिन, देन FRS का मतलब होता है फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग, एंड देन FT का मतलब फेराडॉक्सिन। ठीक है जी, ओके जी। सो आई होप आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको समझ में आया होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वाला पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे, क्योंकि हमें लेंथी पार्ट नहीं करना है, हमें छोटे छोटे टॉपिक को लेके चलना है ताकि हम रोज उसको अच्छे से इजीली वे में कवर कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।